नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखिका प्रतिभा सक्सेना जी की कहानी पुनर्नवा। तो आइए सुनते हैं कहानी। अपू अपने कमरे में गुमसुम बिस्तर पर लेटी है। घर भर की चिंता रखने वाली संयत शिष्ट कर्तव्य परायण बड़ी बहू आज सुबह से उठी नहीं। हमेशा मुस्तैद रहकर खुशी खुशी सारे काम निपटाने वाली अपर्णा चुपचाप लेटी हुई है, जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। मुंह से कुछ बोलती नहीं, बस आंखों से आंसू बह आते हैं। कमरे में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, उसे किसी का भान नहीं। आंखें बंद किए पड़ी है बेखबर। पत्नी के माथे पर हाथ रखा प्रबोध ने। उसने हल्के से पलकें उगारी। अपू, तुम्हें क्या हो गया है? उसने आंखें बंद कर लीं। उत्तर कुछ नहीं। बोलो ना, तुम्हें क्या हो गया अपू? दुनिया में कितने लोग हैं मुझे नहीं मालूम। विस्मित से प्रबोध उसे हिलाते हैं। क्या कह रही हो? कैसी निगाहों से देख रही है, जैसे पहचानती न हो। अपू, अपू, क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ नहीं मालूम कितने लोग हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें अपू? ओ अपू! देवर सुशील कमरे में आया। भैया, क्या हो गया भाभी को? कुछ समझ में नहीं आता। बुखार तो नहीं है। भाभी कैसी हो? दुनिया में कितने लोग हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। बालों में कंघा लगाए शोभना कमरे में आ रही थी। बिस्तर की ओर आते आते उसने अपू की बातें सुनी और जोर से खिलखिला उठी। हंसी की आवाज कमरे की उदास स्तब्धता को चीरती चली गई। दोनों भाई चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। कॉलेज जाना है। घबराकर शोभना बाहर निकल गई। क्या बड़ी भाभी की तबीयत कुछ खराब है? छोटी बहू ललिता कटोरी से चावल नापकर थाली में डाल रही थी। उसने सिर उठाकर शोभना को देखा और बोली, कल रात पिक्चर से लौटकर मैं उनके कमरे में गई थी, तब तो ठीक थी। फिर मुड़कर रसोई से बाहर निकलती शोभना को आवाज लगाई, अरे कहाँ जा रही हैं? सुनिए तो, सब काम लेट हुए जा रहे हैं। जरा ये चावल तो बीन दीजिए। मुझे तो खुद देर हो रही है। पता नहीं कॉलेज टाइम से पहुंच पाऊंगी कि नहीं। अच्छा लाओ बीन दूं। बेमन से शोभना ने चावल की थाली पकड़ ली। हथेली से चावल समेटती बीनने का उपक्रम करने लगी। बड़ी मुश्किल है। अभी नहाना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है, और ये चावल बीनने को पकड़ा दिए। शोभना को बड़ा नागवार गुजर रहा था। सास आवाज लगा रही थी, अरे बड़ी बहू कहाँ है? आज सुबह से नहीं दिखी। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं, अपू को क्या हो गया? आज सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई। रोज तो मुंह अंधेरे से उठकर कितना काम निपटा डालती थी। अब तक किसी को पता ही नहीं था कि घर में ये काम भी होते हैं। इस बेला तक नहा धोकर माथे पर बिंदी लगाए चौके में लगी दिखाई देती थी। सुशील ने ललिता से कहा, तुम जाकर देखो भाभी को क्या हो गया। गैस पर चाय का पानी रखकर देवरानी पहुंची अपू के पास। छूकर देखा, नहीं, देह तो बिल्कुल नहीं तप रही। दीदी, माथे में दर्द है। अपू ने शायद सुना नहीं। दीदी, कैसी तबीयत है? कुछ बताओ ना। उसने आंखें खोलकर नहीं देखा। घर भर में शोर मच रहा है। सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं। सास झींक रही हैं, मैं मरूं चाहे जीऊं, परवाह किसे है। कब से नहाकर बैठी हूं, किसी ने एक कप चाय को नहीं पूछा। ठिठुरते हाथों से पूजा के बर्तन मांजे, सामग्री जुटाई। बुढ़ापे में किसी का आसरा नहीं। ससुर को शिकायत है, मेरा अब कोई पुछवैया नहीं। गुसल खाने में न गर्म पानी पहुंचा न तेल। मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं इस घर में। ऊपर वाले कमरे में ननंद शोर मचा रही है। मेरा सलवार कुर्ता बिना प्रेस के पड़ा है। अब तो इतना भी टाइम नहीं कि खुद प्रेस कर लूं। अरे छोटी भाभी! और छोटी भाभी ललिता रसोई में धीरे धीरे कुछ कर रही है। सुबह बेटी नहीं मिली, सिर दर्द कर रहा है। दिन भर का रूटीन बिगड़ गया सो अलग। बरामदे में प्रबोध परेशान से बैठे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। किससे शेव का पानी मांगे, कहाँ से अपने कपड़े निकालें।
सुशील ललिता पर झल्ला रहा है। तुम एक दिन भी संभाल नहीं सकती? अपू पर इस सब की कोई प्रतिक्रिया नहीं, जैसे कान तक कोई आवाज पहुंच ही न रही हो। रुचि एकटक मां का चेहरा ताक रही है। कार्तिक उदास दरवाजे के पास खड़ा है। हर एक को एक ही शिकायत है, घर में इतने लोग हैं, किसी को मेरा ध्यान नहीं। हाँ, कितने लोग हैं घर में, पर हर एक को कुछ ना कुछ परेशानी है। किसी का अपना काम ही नहीं हुआ, दूसरे को कौन देखे? सब बार बार पूछ रहे हैं, अपू को क्या हो गया है, बड़ी बहू को क्या हो गया है। उत्तर किसी के पास नहीं कि उसे क्या हो गया। ताज्जुब तो यह है कि अब तक किसी को ध्यान नहीं आया कि पूछे, अपू तुम्हें क्या हो रहा है। विदा करते समय मां ने कहा था, बेटी अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना मन कुछ नहीं होता, वहां सबका मन देखकर चलना, सबको संतुष्ट करने में ही अपना सुख समझना। शुरू शुरू में बहुत मुश्किल लगा था अपू को। नई ब्याही आई थी, नए लोग, नया वातावरण। सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, और जब कुछ काम नहीं होता तो सास के घुटनों का दर्द मुखर हो जाता है। हर व्यक्ति अपने मन से रहना चाहता है, और सारी सुविधाएं भी। ऐसे कैसे जीवन बिताएगी जहां अपना मन ही खत्म हो जाए। इतनी चौकस बनी रही अपू कि कभी टोके जाने की नौबत नहीं आई। गृहस्थी की मशीन चलती रही, उसी का एक पुर्जा बन गई अपर्णा। ऐसा पुर्जा जो मशीन के साथ चलता रहता है अविराम। फिर बच्चे हुए, रुचि और कार्तिक। पालन पोषण, अपू की जिम्मेदारी, सास ससुर की सेवा, देवर ननंद का ध्यान और घर की व्यवस्था, सब अपू की जिम्मेदारी। प्रबोध को हर सुविधा देना तो उसका धर्म है ही, सबसे प्रथम कर्तव्य। अपू न दे तो पति को पहनने को कपड़े नहीं मिलते, वह ना हो तो सास की पूजा, ससुर का स्नान भोजन ना हो। देवर कैसे चुस्त दुरुस्त ऑफिस जाएं, ननंद कैसे कॉलेज में पढ़े। सोचती है कभी अपू कि वह कपड़े न दे तो पति बनियान पहने ऑफिस चले जाएंगे। कभी कभी सब कुछ अपरिचित लगने लगता है उसे। बच्चे मेरे हैं, पति मेरे हैं, घर मेरा है, सब कुछ मेरा है, पर मैं कहाँ हूं। अम्मा ने कहा था मन कुछ नहीं। मन कुछ नहीं तो भीतर भीतर क्या उमड़ने लगता है। क्यों होती है इतनी अशांति? कभी ऐसा क्यों लगने लगता है जैसे कोई कलेजे को मुट्ठी में भर भर कर निचोड़ रहा हो। बड़ा अजीब लगने लगता है अपू को। पति को, बच्चों को चुपचाप देखती रहती है, पढ़ने की कोशिश करती रहती है। इनमें कहाँ मेरा अपनापन है? ये मुझे जानते समझते हैं, पहचानते हैं मुझे। ललिता ने कहा था, दीदी तुम्हारे जैसी आदर्श नारी नहीं बन सकती मैं। तुम कैसे कर पाती हो इतना सब? इतनी ठंड में मुंह अंधेरे उठ जाती हो, तुम्हें जाड़ा नहीं लगता? गर्मी में तुम घंटों चौके में काम करती हो, पसीने से तरबतर, तुम्हें कष्ट नहीं होता? तुम्हें क्या सर्दी गर्मी नहीं लगती? मुझे? मैंने कभी सोचा ही नहीं, और जो करना है वह तो करना ही है। सर्दी गर्मी लगने से क्या फर्क पड़ेगा? शरीर तो शरीर है। सर्दी में हाथ पांव ठिठुरते हैं, अंगुलियां सुन्न पड़ने लगती हैं। गर्मियों में पसीने से लथपथ कपड़े चुभते हैं, घमौरियां काटती हैं। पर अपू के मन तक यह सब कुछ नहीं पहुंचता। सब काम नियमित चलते रहते हैं, वही क्रम, साल के साल, 12 महीने, 30 दिन। देर से उठने वाली ललिता कहती है, तुम्हारा मन कभी नहीं करता दीदी कि सुबह देर तक रजाई ओढ़कर सो? मन? फिर मन की बात। यह ललिता हमेशा मन की बात लेकर बैठ जाती है। कहती है, जिस लड़के से मेरे पिता ने मेरी शादी तय की थी वह मेरे मन का नहीं था। हाँ, उसका मन मिला था अपू के देवर से। घर में सबने गैर जात में शादी का विरोध किया, खूब झंझट हुआ, पर इधर सुशील अड़ गया, उधर ललिता ने जान देने की धमकी दी। झक मारकर दोनों परिवारों को मानना पड़ा। बेकार में किया इतना विरोध, झगड़ा, झंझट दोनों घरों के लोगों ने। अरे किसी से भी शादी हो, कौन फर्क पड़ता है? फिर इन्हीं दोनों को कौन अंतर पड़ गया? जिंदगी का ढर्रा तो बदल नहीं जाएगा।
चाहे कोई जिससे शादी करे, रहना जब उसी तरह है तो इस आदमी या उस औरत से क्या बनना बिगड़ना है। अपू ने सोचा था, कहा कुछ नहीं। गृहस्थी की मशीन कल शाम तक दुरुस्त थी। रात पिक्चर से आकर ललिता अपू के पास गई थी। खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। दिवाली के लक्ष्मी पूजन के लिए सबकी साड़ियां आई थी, वही लेकर आई थी ललिता इस कमरे में। शोभना कहाँ पीछे रहने वाली थी, तुरंत हाजिर हो गई। पैकेट से निकालकर चारों साड़ियां बिस्तर पर डाल दी। देखना, यह अम्मा की साड़ी है। क्रीम कलर की साड़ी अलग हो गई। रुचि उठाकर साड़ियां देखने लगी। उसके हाथ में हरी साड़ी है, सुनहरा बॉर्डर। अपू की आंखों में चमक आ गई, निगाहें उसी साड़ी पर अटक गई। ललिता ने बढ़कर हाथ में ले ली। यह हरी वाली तो मैं लूंगी। शोभना ने फौरन टोका, छोटी भाभी, तुम्हारे लिए तरबूजी वाली आई है। हरी तो बड़ी भाभी की है। ना ना, मुझे नहीं चाहिए तरबूजी। इस तरह का शेड मेरे पास है, मैं तो हरी लूंगी। आज फिर हरा रंग हाथ से निकल गया। आंखें बुझ सी गईं अपू की। रुचि समझ रही है, मन ही मन खींच रही है। सब अपनी कह लेते हैं, माँ क्यों नहीं बोल पाती, कभी नहीं बोलती। यह पहनकर टीका करने जाऊंगी, मगन सी ललिता बोल रही है। दीदी, आज पिक्चर में बड़ा मजा आया। फिर वह अपू से पूछने लगी, दिन रात घर में रहते ऊब नहीं लगती तुम्हें? तुम्हारा मन नहीं करता बाहर निकलो, घूमो फिरो, पिक्चर देखो? अपू चुपचाप बैठी है। ललिता ने आकर कहा, खाना खाने चलो दीदी, भूख नहीं है। कुछ भी नहीं खाओगी क्या? शोभना ने पूछा। नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठी है अपू। मन था क्या कभी, कब कहाँ चला गया? खोई सी बैठी है वह। वर्तमान अतीत की गहराइयों में डूबता जा रहा है। 8-9 बरस की बच्ची है अपू, अम्मा के सामने मचल रही है। धोबन की मुनिया ने जैसी गोटेदार हरी चुन्नी ओढ़ी है, उसे भी चाहिए। अम्मा समझा रही हैं, तेरी यह लाल चुन्नी बढ़िया है, देख मोती जैसी बूंदें चमक रही हैं। नहीं, वह चुन्नी अच्छी है, मुझे तो वही चाहिए। धत, कैसी सस्ती सी चुन्नी है, और गोटा भी बिल्कुल देहातियों जैसा। नहीं, मुझे वैसी ही चाहिए, हरी चुन्नी चाहिए। अरे, तू धोबन है क्या? उसकी तो गंदी है, तेरी कितनी सुंदर है। नहीं, यह खराब है, यह उसे दे दो। रोते रोते जमीन पर लौट रही है। सब समझाकर हार गए। उसे धुन लग गई है, हरी चुन्नी चाहिए गोटे वाली। बहलाए फुसलाए किसी तरह नहीं मानती अपू। चुन्नी उठाकर जमीन पर फेंक दी उसने। समझाने बहलाने से काम नहीं चला तो 2 झापट रसीद कर दिए अम्मा ने। उसने खाना नहीं खाया, रोते रोते सो गई। महीनों हरी चुन्नी को भूली नहीं अपू। जब जब बाजार गई उसी के लिए ललकती रही, पर वह न मिलनी थी न मिली। फिर वह भूल गई उसे, या शायद कहना बंद कर दिया। अम्मा कहती हैं, यह लड़की हमेशा झिकाती है मुझे, पराए घर जाकर पता नहीं क्या करेगी। भाई बड़े हैं और छोटी बहन नासमझ। अपू की हमउम्र पड़ोस की 2 लड़कियां हैं, श्यामा और बेबी। उनके साथ खेलने अपू नीचे उतर जाती है। एक बार उतर जाए तो उसे भूख प्यास कुछ नहीं लगती। इच्छा होती है खेलती रहे, बस खेलती रहे। अम्मा ने ऊपर से झांक कर देखा, देखो कब की निकली है खेलने। अरे अपू, ओ अपर्णा, आ। श्यामा और बेबी के साथ इक्कल दुक्कल चल रहा है। सामने के मैदान में खड़िया से लाइनें खींची गई हैं। श्यामा और बेबी खड़ी हैं। अपू एक टांग से कूद रही है। माँ की पुकार सुनाई नहीं दे रही, अपनी धुन में मस्त है। बेबी ने बताया, अपू तेरी अम्मा बुला रही हैं। आ रही हूँ, अपू ने आवाज लगाई। देखो, मैं अभी आ रही हूँ, मेरी बारी है, तुम रुकी रहना। वह ऊपर दौड़ गई। क्या कह रही हो अम्मा? उन्हीं लड़कियों के साथ सड़क पर खेलना रह गया है। जुएं भर लाओगी सिर में, फिर कौन बीनेगा? जुएं नहीं भरूंगी, अलग अलग खेलूंगी। नहीं, घर में खेलो, वहां जाने की जरूरत नहीं। अच्छा,
जरा सी देर, अपनी बारी पूरी कर दूं? नीचे जाकर तो तुम सब कुछ भूल जाती हो। काफी खेल लिया, अब नहीं। बस अभी आ जाऊंगी। अपनी गुड़िया खिलौने बर्तन ले लो, घर में खेलो। जिद करती रही वह। किसी ने नीचे नहीं जाने दिया। गुस्से में गुड़िया फेंक दी, खिलौने बिखेर दिए और रोने बैठ गई। पिता ने पूछा, क्यों रुला रही हो उसे? खेल आती जरा देर। जिद पूरी कर करके सिर चढ़ाना है क्या? ऐसी ही अड़ियल बनी रही तो कहीं निभाव नहीं होने वाला। फिर स्कूल में पढ़ने वाली अपर्णा, डिबेट में पुरस्कार जीतने वाली, क्लास में सबसे अधिक नंबर लाने वाली अपर्णा। टीचर कहती, अपर्णा जैसी लड़कियां आगे चलकर जरूर कुछ कर दिखाती हैं। साथिनें ईर्ष्या से देखती, उससे पूछती, अपर्णा तू डॉक्टर बनेगी या कलेक्टर? हमें भूल तो नहीं जाएगी? और खूब पढ़ लिख कर कुछ कर दिखाने के स्वप्नों में डूब डूब जाती अपर्णा। मन ही मन योजनाएं बनाती, ये विषय लेने हैं, खूब आगे बढ़ना है। होम साइंस का तो नाम सुनकर हंसी आती अपू को। उसने देखा है कैसे परीक्षाएं होती हैं। स्टोव, कढ़ाई, बर्तन लाद लाद कर लड़कियां कुकिंग की परीक्षा देने आती हैं। अपू भी पहुंची थी अपनी सहेली की बड़ी बहन के साथ। सामान उठवाने, पानी लाकर देने, रखवाली करने और इधर उधर के कामों के लिए छोटी बहनों का उपयोग। और किसी किसी के तो भाई भी साइकिल लिए बाहर खड़े रहते कि कोई ज़रूरत हो तो झट बाजार से खरीद कर ला दें। ऐसी होती है परीक्षा। घर से सारा सामान तैयार करके ले आई और गर्म करके सजा दिया, लूट लिए नंबर। हंसी उड़ाते हुए कहती वह, खाना बनाने को घर ही काफ़ी नहीं क्या? अब स्कूल में भी यह सब चलेगा? हमारी क्लास में जाओगी तो तुम्हें भी यही सब करना पड़ेगा। मैं लूंगी ही नहीं ऐसा विषय। फिर सीखोगे कैसे? सीखूंगी। यहाँ सीखा किसने है? सब तो घर से तैयार करवा लिया। ये सिलाई कढ़ाई भी कौन अपनी बनाई हुई है? दूसरों से बनवाकर नमूने टांक दिए कॉपी में। और किसी किसी की तो कॉपी भी मांगे की है। मुझे नहीं करना यह सब। और घर पर घोषणा कर दी उसने, मुझे होम साइंस नहीं, साइंस लेनी है। अरे साइंस किस काम आएगी तुम्हारे? आगे तो होम साइंस ही काम देगी। मेरे तो अंग्रेजी और गणित में सबसे बढ़िया नंबर आए हैं। आगे कुछ करने के लिए, आगे करने के लिए कौन तुम्हें लॉर्ड गवर्नर बनना है? घर गृहस्थी में सब भूल जाओगी। अपू के सारे तर्क बेकार गए। वहां कोई सुनने समझने वाला नहीं था। हफ्ते भर का विरोध प्रदर्शन भी काम न आया और हार कर होम साइंस लेकर अपू पिछले साल की लड़कियों की कॉपियां लाकर नकल उतारती रही। सच में आज वह सब भूल गई है। समझ में नहीं आता सुख किसे कहते हैं, दुख किसे। मन क्या होता है? क्या बनना चाहती थी बिल्कुल याद नहीं रहा। सब विस्मृत हो गया हो जैसे। ललिता आकर पास बैठ गई। वह क्या बोल रही है अपू की समझ में नहीं आ रहा। कभी हाँ कर देती है, कभी हूं। शब्द कानों से टकराकर लौट जाते हैं। भीतर भीतर क्या कुछ हो रहा है यह भी समझ नहीं पा रही है। लगता है कोई दनादन घूंसे लगा रहा है सीधे कलेजे पर। भीतर से मरोड़ सी उठ रही है। पता नहीं ललिता कब चली गई। सुशील बैठा है पास में। भाभी, आज शीतल आया था, याद कर रहा था तुम्हें। शीतल सुशील का दोस्त। अपू की बनाई कचौड़ियाँ बहुत पसंद हैं उसे। बिना भाभी के हाथ की कचौड़ियों के इन लोगों को पिकनिक में ज़रा मज़ा नहीं आता। और फिर घर पर चाय नाश्ते के साथ चलता है प्रशंसा का दौर। मेरे दोस्त कहते हैं, भाभी हो तो अपू भाभी जैसी। इतना ध्यान तो उनकी अपनी भाभियां नहीं रखती। सगा तो अपू को शोभना की सहेलियां भी सबसे ज़्यादा मानती हैं। उन्हें ज़रा सी भी ज़रूरत हो अपू के पास दौड़ी चली आती हैं। कहती हैं, शोभना तू कितनी सौभाग्यशाली है, ऐसी प्यारी, हमेशा मदद को तैयार भाभी हैं तेरी। अपू के मन में संदेह सिर उठाने लगते हैं। अगर कभी वह उनकी फरमाइशें पूरी न कर पाई तो ये सारा प्यार प्रशंसा ताश के पत्तों की तरह। आगे सोच नहीं पाती वह, बस तारीफ के रास्ते पर चलती जाती है।
चलती जाती है। न चलने पर आलोचना होगी, शिकायतें होंगी, तिरस्कार होगा, कटुता बढ़ेगी और जीना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बहू बनकर आई इस घर में, सबको अपेक्षाएं थीं और वह अकेली घबरा गई थी। पहले तो प्रबोध किसी बात में कभी बोलते नहीं, अपने काम से काम। पर यह सब पहले की बातें हैं, उन पर भी सोच विचार नहीं कर रही अपू, बस गुमसुम लेटी है। पापा, माँ को क्या अच्छा लगता है? मुझे नहीं पता रुचि, अखबार तहाते हुए प्रबोध ने कहा। आपको कुछ भी नहीं पता? अखबार मेज पर रख दिया उन्होंने। कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उन्हें तो सब पता है, आपको क्या अच्छा लगता है और किसे क्या अच्छा लगता है। तुम्हारी मम्मी ने अपने मन की कोई बात मुझे आज तक नहीं बताई। वे तो हम सबका मन बिना बताए ही समझ लेती हैं। कुछ देर खड़ी रहकर रुचि निराश लौट गई। कमरे के दरवाजे पर कार्तिक उदास खड़ा है। रुचि को आते देख बोला, जीजी, माँ को क्या हो गया? उनका कोई ध्यान नहीं रखता। आवाज से लगता है अभी रो पड़ेगा। रुचि से एकदम कुछ बोलते नहीं बना। फिर कुछ सोचती सी बुदबुदाई, किसी को क्या पड़ी है? जब अपने आप कोई अपने लिए ना सोचे तो दूसरा क्यों सोचे? मैंने माँ से कितनी बार कहा, वे सुनती ही नहीं। देखूं क्या कर रही हैं। रुचि कमरे में घुस गई। अपू सीधी लेटी छत को ताक रही थी। रुचि पलंग की पट्टी पर ठोड़ी टिकाकर जमीन पर बैठ गई। एक हाथ में अपू का हाथ पकड़ लिया। माँ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कोई उत्तर नहीं। ठीक है, मत बोलो। हमारी बात सुनने वाला है ही कौन? सबको अपनी अपनी पड़ी है। भैया, हम दोनों फालतू हैं इस घर में। रुचि को रोना आ रहा है। उसे लगा माँ ने उसका हाथ थाम लिया है। वह और पास खिसक आई। अपू के हाथ पर सिर टिका दिया उसने। सब चाहते हैं हम उनके मन से चलें और तुम कुछ बोलोगी नहीं। रुचि चुपचाप रो रही है, सिर टिकाए। अपू का हाथ उसके सिर पर आ गया। घर में बड़ी होकर अपने लिए नहीं बोलती तो हमारे लिए क्या बोलोगी? अपू रुचि की तरफ देख रही है। उसे लग रहा है रुचि नहीं, स्वयं अपू पलंग की पट्टी से सिर टिकाए रो रही है। अभी तक ऐसा नहीं लगा था उसे। रुचि का स्वभाव बहुत भिन्न है। वह धीरे नहीं बोलती, गुस्साती है तो 4 कमरों तक आवाज जाती है। दादी टोकती हैं तो कहती है, यह घर है या कैद खाना? अपनी बात भी नहीं कह सकते हम। अभी तक अपू को लगता था एक छोर वह स्वयं है, दूसरा रुचि। बोल चाल स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। आज लग रहा है सिक्का एक ही है, एक तरफ रुचि, दूसरी तरफ वह। अलगाव कहीं है ही नहीं। रुचि के बहाने स्वयं को पहचान रही है वह। अपू का हाथ रुचि के सिर पर थपकी सी दे रहा है। माँ का प्यार पाने की आशा में कार्तिक भी आकर पलंग पर बैठ गया। अपू की गोद में झुक आया और उसका दूसरा हाथ उठाकर अपने सिर पर रख लिया। अपू के चेहरे पर शांति सी छा गई। माँ, देखो क्या लाई हूं तुम्हारे लिए। अपू के पास बैठकर पैकेट खोल दिया रुचि ने। देखो माँ, कैसी है ये? सुआ पंखी साड़ी, जरी का बॉर्डर और बूटियां। तुम्हारी वाली साड़ी बदलवा लाई हूं मैं, यह तुम्हारे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी। निर्निमेष देखे जा रही है अपू। मन के किस तह में छिपी पड़ी थी यह इच्छा? बचपन की गोटे वाली हरी चुन्नी स्मृति में लहरा गई। अपू ने हल्के से सिर हिलाया, स्वीकृति में। रुचि ने साड़ी खोलकर फैलाई और जरी वाला पल्ला माँ के सिर पर उड़ा दिया। देखो ना, कितनी सुंदर लग रही है। अपू की आंखों में सितारे झिलमिला उठे। जिसे मैं खुद भूल बिसर गई, इसने कैसे जाना? प्रबोध रुचि को आवाज देते कमरे में आए हैं। रुचि बेटे, तुम यहाँ हो? दादी को बुरा लग रहा है। तुमने उनसे क्या कह दिया? आप तो पापा हर बात में कह देते हैं दादी से पूछ लो। उन्हें कुछ पता भी है? दुनिया की सारी लड़कियां स्कर्ट ब्लाउज पहन रही हैं। बेवकूफ बनने को एक मैं ही रह गई हूं। रुचि की आवाज ऊंची हो गई है।
ललिता अपनी सफाई देने आ गई। मुझे क्या पता था जरा सी बात पर अम्मा जी हल्ला मचा देंगी। रुचि का मन था, मैं खरीद लाई। वह जाकर अपू के पास बैठ गई। अम्मा जी को तो हर बात बुरी लगती है। उनका बस चले तो अभी से इसे साड़ी पहना दें। प्रबोध उलझन में पड़े हैं। उधर अम्मा नाराज हो रही हैं। ललिता, तुम पहले उनसे पूछ लेती। जेठ के सामने कुछ नहीं बोलती ललिता। उसने सिर्फ रुचि की ओर दृष्टि डाली, फिर अपू को देखने लगी। तुम्हें लगता है अपने मन का कर लेने से बड़ी हिंसा हो जाएगी? क्यों माँ? स्कर्ट ब्लाउज पहन लेने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा? उसी समय अम्मा जी ने कमरे में पैर रखा। सोचा देख आऊं बड़ी बहू को। क्या हो गया है? यहाँ तो पंचायत जुड़ी है। प्रबोध बाहर चले गए। ललिता ने खिसक कर अम्मा के लिए जगह बना दी। मैं पूछ रही हूं, मेरे स्कर्ट ब्लाउज पहन लेने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा? सो बात नहीं है बिटिया, जमाना बड़ा खराब है, तुम समझती नहीं हो। जमाना सिर्फ मेरे लिए खराब है? ललिता ने रुचि को चुप रहने का इशारा किया। अम्मा जी, इतनी बड़ी बड़ी लड़कियां स्कर्ट ब्लाउज पहनती हैं आजकल। रुचि तो अभी छोटी है। छोटी है? इतने बड़े पे हमारी शादी हो गई थी। दादी, तुम अपनी लेकर बैठ जाती हो। अब जमाना बदल गया है। अच्छा माँ, तुम बताओ, ये पहनना तुम्हें बुरा लगता है? मुझे क्यों बुरा लगेगा? अम्मा ने ताज्जुब से बड़ी बहू को देखा। बड़ी बहू ने उन्हें प्रश्न भरी दृष्टि से देखा। वह कोई दुनिया से निराली तो नहीं है। ललिता का चेहरा हंसी से भरा है। अम्मा कुछ तेज पड़ी। हमें क्या, अधनंग नचाओ, तुम्हारी बिटिया है, हम होते कौन हैं? बोलते बोलते उन्हें लगा 3 जोड़ी आंखें उन्हें विचित्र निगाहों से देख रही हैं। उनका सुर फौरन बदल गया। पहनो बिटिया, पहनो। हमें लगा सो कह दिया। अरे हमें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है, और तुम्हारी उम्र ही क्या है अभी। उसके बाद रुचि को किसी ने नहीं टोका। सब चुप हो गए। चुप्पी और सहमति एक दूसरे से बहुत दूर नहीं होती। अपू को लगा उसके भीतर एक नई अपू करवट ले रही है। अम्मा को शिकायत है, इतने दिन हो गए छोटी बहू को आए इस घर में, अभी यहाँ के ढर्रे पर नहीं आई। कभी चटनी में लहसुन डाल देती है, कभी दाल में करी पत्ता। अब तक नहीं समझ पाई कि किस चीज में यहाँ क्या पड़ता है। अरे पता नहीं तो पूछ तो सकती है। छोटी का कहना है उसी ढर्रे पर चलते चलते ऊब नहीं लगती। मैंने तो चेंज के लिए किया था। जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए आए और सामने सामने बोलने लगी। सास के असंतोष का पार नहीं। ये अपने आगे किसी को नहीं गिनेगी। एक हमारी बड़ी बहू को देखो, मजाल है बिना पूछे कुछ भी करे। 17 साल हो गए ब्याह को, कभी जो अपने मन की हो। ऐसा ढाला है अपने आप को कि बस पानी, जिधर चाहो ढलका दो, कभी चूं तक नहीं। हर एक के लिए करने को हमेशा तैयार। और एक ये आई हैं, पर सुशील के सामने कुछ कह नहीं पाती। जानती हैं अपने मन से ब्याह किया है, उससे कुछ कहने से पहले 10 बार सोचेगा। ललिता का घूमना फिरना हंसना बोलना भी उन्हें सुहाता नहीं, लेकिन कहने से क्या फायदा। अपनी इज्जत अपने हाथ। ना मुंह बाव ना उत्तर पाओ। रुचि का रिजल्ट आ गया है। बड़े अच्छे नंबरों से पास हुई है। वह साइंस मैथ्स लेना चाहती है। अम्मा पूछती हैं, इंटर के बाद क्या लड़कों के स्कूल में पढ़ेगी? प्रबोध को भी लगता है यह विषय लड़कियों के कॉलेज में तो है नहीं। रुचि को समझा रहे हैं। वह जिद पर अड़ी हुई है। मुझे पास करके सिर्फ घर पर नहीं बैठ जाना है, आगे कंपटीशन में बैठना है। लेकिन बेटे जरा सोचो तो, इंटर के बाद। मैंने सब सोच लिया है पापा। पहले इंटर का एग्जाम तो दे लूं, आगे का रास्ता फिर देखा जाएगा। उनका कोई तर्क रुचि के गले से नहीं उतर रहा। अपू चुपचाप सुने जा रही है। प्रबोध झल्ला उठे। तो अपने ही मन का करोगी तुम? अपू, तुम क्यों नहीं समझाती उसे? कोई गलत काम तो कर नहीं रही। पढ़ना उसे है, अपने मन का पढ़े तो क्या हर्ज है। कभी निर्णय न देने वाली बड़ी बहू बोल रही है। प्रबोध ने आश्चर्य से देखा। हियर हियर,
सुशील ने ताली बजाई। बिल्कुल ठीक कह रही हो भाभी। अरे लड़कों के कॉलेज में पढ़ लेगी तो कौन गजब हो जाएगा, नहीं तो हॉस्टल में रख देंगे हम अपनी बिटिया को। फिर किसी ने आपत्ति नहीं उठाई। किसी को नहीं लगा लड़की उद्दंड हो रही है। कोई एक जन भी लड़की की तरफ बोले तो सहारा पा जाती है, नहीं तो निपट अकेली रह जाती है वह, अपू ने सोचा। वह उठकर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है भाभी? बहुत ठीक। रुचि बाहर निकल रही थी। अपू ने उसकी ओर देखकर कहा, ललिता से कहो 1 कप चाय बना दे। अपनी ही धुन में तेजी से बाहर निकल रही रुचि के कानों में उसकी आवाज नहीं पहुंची। प्रबोध उठकर चल दिए। रसोई के दरवाजे पर जाकर बोले, ललिता 1 कप चाय है क्या? अभी बनी जा रही है। दादाजी आप पिएंगे? नहीं, अपू को चाहिए। यह कैसी नई बात? विस्फारित नेत्रों से देख रही है ललिता। दादाजी चौके के दरवाजे पर पत्नी के लिए चाय ले जाने को खड़े हैं। अभी तक तो पानी का गिलास तक खुद उठाते नहीं देखा था। ट्रे लगाकर पकड़ा दी उसने। सुबह सुबह अपू को उठने से रोकते हुए प्रबोध ने कहा, क्या करोगी इतनी जल्दी उठकर? और लोग भी तो हैं। नए दिन की हलचल शुरू हो गई है। रसोई से ललिता ने शोभना को पुकारा। थोड़ी देर में हाथों में चाय की ट्रे लेकर आती हुई शोभना ने देखा रुचि पढ़ाई में लग गई है। 1 कप उसके सामने वाली मेज पर रख आगे बढ़ शोभना ने अपू के कमरे का उड़का हुआ दरवाजा खोला और 2 चाय के कप अंदर देकर निकल गई। चलो अपू, बगीचे में चलकर चाय पिएंगे। अपू की दृष्टि में अचरज है। तुम्हें पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है ना? तुम्हें कैसे मालूम? समझने की कोशिश कर रहा हूं। अम्मा ने अपने कमरे से आवाज लगाई, छोटी बहू पूजा के बर्तन निकाल कर रख दो, मैरी ही मांझ देगी। अरे वह भी तो इंसान है, बर्तनों में क्या? 2 दिन से जो चल रहा था लोग उसे शुरुआत समझ रहे थे, पर रुचि जानती है वह क्लाइमेक्स थी जो बीत गई। अब सब उतार पर आ रहा है। गृहस्थी के ढर्रे ने करवट बदली है। 2-4 दिन तो लग जाएंगे नए क्रम को सहज गति पकड़ने में। बरामदे वाली कुर्सी पर कोहनिया मेज पर टिकाए हथेलियों पर ठोड़ी जमाए रुचि परम संतुष्ट भाव से बैठी है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।